Friends, welcome back to the Competitive Will, and today I am here with some objective type questions related with the RAG for UP TGT म्यूजिक वोकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी म्यूजिक वोकल के राग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, स्पेशली राग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो बी रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज संगीत रत्नाकर में रज्यति इति राग संगीत के किस अंग के संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो बात है ये राग के संदर्भ में बोली गई है। सेकेंड क्वेश्चन है स्वरों और वर्णों से निःसृत ध्वनि जिसकी ओर रसिक जन आकृष्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको राग बोलते हैं। मतलब कि स्वर और वर्णों से मिलकर ही राग की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में संगीत शास्त्रीय संगीत जाति पद्धति पर आधारित थी, जबकि वर्तमान शास्त्रीय संगीत की पद्धति उससे भिन्न है। यह भिन्न पद्धति क्या है? देखो, पहले जाति पद्धति फेमस हुआ करती थी और अब आधुनिक समय में जो शास्त्रीय संगीत है उसमें कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो राग पद्धति प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाटों के आरोह अवरोह के अनुसार अंतर मिश्रण से राग की कितनी उपजातियों का सृजन हुआ है? तो कितनी उपजातियां हुई हैं? 9। बेसिकली मुख्य जातियां हैं 3, पता ही हमको, औड़व, शाड़व और संपूर्ण, और इन्हीं से जो है 9 जातियां उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस राग में अन्य रागों की छाया आभासित हो उस राग को क्या कहते हैं? उस राग को सालंग अथवा छायालग बोलेंगे। 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर भारतीय संगीत में रागों के मिश्रण का प्रयोग होता है और दक्षिण भारतीय संगीत में राग के किस स्वरूप का जो है वो प्रचलन है? तो किस स्वरूप का प्रचलन है? यहाँ पर आपके शुद्ध राग का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं। साधारणतः एक राग में एक ही स्वर के शुद्ध और विकृत स्वरूप का एक साथ प्रयोग नहीं होता। अपवाद स्वरूप कौन सा राग है जिसमें माँ शुद्ध भी है और तीव्र भी है, ये दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं? तो वो ललित है। राग ललित में शुद्ध माँ और तीव्र माँ दोनों माँ का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राग में कम से कम कितने स्वर आवश्यक होते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, राग में कम से कम 5 स्वर आवश्यक होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, वह कौन सा राग है जिसमें सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप 4 स्वर प्रयोग होते हैं? तो वो कौन सा राग है? आपको यहाँ पर ये बताना है बेसिकली। तो वो राग है आपका यहाँ पर, बताइए, आभोगी होगा, पीलू होगा, सारंग होगा या फिर मालश्री होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी मालश्री। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के गेय रागों को कौन सा राग कहा जाता है? तो कौन सा राग कहेंगे हम? इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, उस राग को हम संधि प्रकाश राग के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुकालिक राग वर्गीकरण के अंतर्गत रागश्री किस ऋतु में गाया जाने वाला राग है? तो रागश्री जो है वो गाया जाता है आपका हेमंत ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। मेघ राग किस ऋतु का गेय राग है? तो मेघ राग जो है वो वर्षा ऋतु का राग है। वह कौन सा राग है जिसका नाम किसी ऋतु पर है? तो वो राग है आपका यहाँ पर बसंत। यहाँ पे बसंत हो गया। सेनी घराने द्वारा राग रागनी का समय भारतीय मानक समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बताएं कि राग दरबारी कांडला, अड़ाना, नायकी कांडला, मालकोच राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? तो इनका जो गायन समय आपसे पूछा जा रहा है, ये इसका ऑप्शन घा वाला सही होगा। जिन स्वरों का प्रयोग किसी विशिष्ट राग में नहीं होता वे स्वर क्या कहलाते हैं? वर्ज्य स्वर कहलाते हैं। वर्ज्य स्वर का प्रयोग राग में प्रतिबंधित है, जबकि विवादी स्वर का प्रयोग किसी राग में किस प्रयोजन से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राग की रंजकता की वजह से। आगे बढ़ते हैं। राग में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्वर या राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा बार बार प्रयोग किया जाता है उस स्वर को हम वादी स्वर कहते हैं। किसी भी राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग वादी की अपेक्षा कम तथा शेष स्वरों की तुलना में अधिक होता है उसको हम बोलते हैं वादी के बाद संवादी स्वर। आगे बढ़ते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर को क्या कहा जाता है? तो उसको अनुवादी स्वर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाते बजाते समय
जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा होता है अर्थात घूम घूम कर, उस स्वर को क्या कहते हैं? उस स्वर को वक्र स्वर कहते हैं। फिर आपका आता है किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने या बजाने को क्या कहते हैं जिनके बीच कोई रिक्त स्थान ना रहे, अर्थात अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की यह जो है क्रिया रहे, तो उसको हम बोलेंगे मीण। उसके बाद गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे कर्ण। रागों की विभिन्न जातियों के आधार पर एक थाट से कुल कितने रागों की रचना की जा सकती है? 484 रागों की रचना की जा सकती है। उसके बाद दसों थाटों से कितने रागों की रचना की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर घ, ये वाला सही होगा। वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिसमें राग का बोध हो क्या कहलाता है? उसको हम राग की पकड़ कहते हैं, जिससे हम राग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आभोगी, कलावती, केदार, गोपिका, वसंत, गौड़ मल्हार, दीपक, देवगिरी, नारायणी, नीलांबरी, पूर्वी, भिन्न षडज, ललित, हंसध्वनि राग किस संगीत पद्धति के राग हैं? हिंदुस्तानी, दक्षिण, हिंदुस्तानी एवं दक्षिण, कौन सी पद्धति है? तो ये हिंदुस्तानी एवं दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होगा। राग भूपाली किस थाट से है? तो राग भूपाली कल्याण थाट से है। और राग बागेश्वरी किस थाट से है? तो राग बागेश्वरी काफी थाट से है। तो दीज आर द सम क्वेश्चन रिलेटेड विद द यूपी म्यूजिक वोकल। और ये प्रैक्टिस के तौर पर मैं लाई हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग में ये रिवीजन टाइप का हो जाए। रागों से रिलेटेड रागों का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कॉमन है, इजी है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो ये एक रिवीजन के तौर पे ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप हो जाए। सो गाइज़ अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से एग्ज़ाम को देकर आइए, क्वालिफाई करिए। ऑल द बेस्ट गाइज़, थैंक यू।